जी, पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल दुराहे से गुज़र रहा है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो वो सर्द हालात अभी भी हैं और मेरे ख़्याल में इकोनॉमिक हालात जितने मुश्किल पिछले 2 साल में हुए हैं, हमने अपने लाइफ़ टाइम में पाकिस्तान के अंदर पहले कभी नहीं देखे। मोटी-मोटी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एलीट कैप्चर है ना, इसको हमें ब्रेक करना है। पाकिस्तान के अंदर जो है एक मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी या बी पॉलिटिकल पार्टी या आर्मी एस्टेब्लिशमेट वर्सेस पॉलिटिकल क्लास या ब्यूरोक्रेट वर्सेस पॉलिटिकल क्लास। आप इन सब को मिला के एक एलीट क्लास बनती है, फ्यूडल या वर्सेस अर्बन बिजनेस क्लास, ये सब मिला के एक एलीट क्लास बनती है। कोई भी नया प्लेयर अगर मिडिल साइज से बढ़ाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उस इंडस्ट्री के उस इलाके के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो उसको खा जाते हैं। हम एक लो ग्रोथ पीरियड में रहेंगे, हम इकोनॉमी को चला नहीं सकते। हम ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नीचे करेंगे तो उससे डिमांड जनरेट हो जाएगी, डिमांड जनरेट हो जाएगी, इंपोर्ट बढ़ जाएगी, इंपोर्ट बढ़ जाएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो करेंसी पे प्रेशर आ जाएगा, करेंसी पे प्रेशर आएगा दोबारा इन्फ्लेशन आ जाएगी, उस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए फिर आप इंटरेस्ट रेट ऊपर करेंगे। तो ये पूरा एक साइकिल गुजारने से बेहतर है कि आप इंटरेस्ट रेट को अभी इतना नीचे ना करें और इसको इसी तरह लेके चलिए, कर भी उल्टा है उसको लेके चलना चाहिए। So I am susceptible about this SIFC, though their intentions are right. They want it to happen it the right way, but they want to do it either, but they are not doing it the right way. The right way is to reform the sector and वो आप बाकी सारे जो मसले हैं उनको हल करें rather than कि आप एक पैच बनाएं। ये तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है जी, वो पंजाबी में समझते हैं ना आप ट्रक की बत्ती क्या होती है कि यार स्टॉक मार्केट को चलाना है। देखें हमारे यहाँ बेसिकली सर्कुलर डेट डिटेक्शन प्लान जो जिसकी इतनी एक्साइटमेंट है, वो इसकी एक्साइटमेंट ये नहीं है कि आपने एनर्जी का सर्कुलर डेट खत्म करना है। तो उसकी एक्साइटमेंट ये है कि बैलेंस शीट जो लिस्टेड कंपनीज है जैसे OGDCL और PPL खासतौर पे तो ये कंपनीज हैं, उनकी बैलेंस शीट जो है साफ हो जाएंगी। इंटरेस्ट रेट इतनी स्पीड से नीचे नहीं आएंगे जिस स्पीड से मार्केट में कुछ लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। मार्केट 65,000 के करीब मेरा ख्याल है इस वक्त कहीं आगे पीछे घूम रही है और मार्केट के अंदर वो जो तेजी 1 लाख पॉइंट वाली है वो अभी शायद इतनी जल्दी नहीं आएगी। थोड़ी बहुत मार्केट अच्छी ही रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो अगर पॉलिटिकल रिस्क कहीं पे मैग्नीफाई होते हैं तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करेंगे। बारिंग दैट इकोनॉमी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, हम के चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगी, परहैप्स वर्स इज ओवर। तो मेरा ख्याल है फिक्स्ड इनकम में रखें और बाकी ज़ाहिर है अगर आप रिस्क एपेटाइट है तो आप जो सिलेक्टिव आपको सेक्टर्स लगते हैं जहाँ पे आपको कुछ गेन नजर आता है वहाँ पे आप उसमें इन्वेस्ट करें, उसको केयरफुली देख के फंडामेंटल्स करें। बट आई थिंक अभी भी पाकिस्तान के फिक्स्ड इनकम में अगले 6 महीने साल जान है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? अस्सलाम कैसे हैं आखिर साहब आप? अल्लाह का शुक्र। अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं काफ़ी देर से प्लान कर रहा था आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन की जाए अबाउट पाकिस्तान's इकोनॉमिक सिचुएशन। सो बिफोर वी प्रोसीड, अगर फॉर द ऑडियंस एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा दें। आपने क्या पढ़ा हुआ है और आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया टू गो टू द इकोनॉमिक साइड? मेरी पहली जो डिग्री थी वो इंजीनियरिंग में थी और फिर मैं मतलब एक्सीडेंटली कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ने आ गया और जब इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद फिर जब मैंने इस प्रोफेशन में काम शुरू किया तो बस मैंने सोचा कि मैं तो इसी काम के लिए हूँ और फिर करता रहा और कुछ अर्सा मैं रिसर्च करता रहा ये कैपिटल मार्केट के लिए, उनकी बाय और सेल साइड दोनों पे। और फिर अगेन एक्सीडेंटली मैं एक बिजनेस अकाउंटेंट के अंदर लैंड हो गया तो इकोनॉमिक जर्नलिज्म का काम शुरू हुआ और अब कुछ 15 साल हो गए हैं तो अब तो लगता है यही काम है मेरा। अली भाई, अभी पाकिस्तान के मौजूदा इकोनॉमिक हालात कैसे हैं और पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं? जी, पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल दुराहे से गुजर रहा है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो वो सर्द हालात अभी भी हैं और मेरे ख्याल में इकोनॉमिक हालात जितने मुश्किल पिछले 2 साल में हुए हैं, हमने अपने लाइफ टाइम में पाकिस्तान के अंदर पहले कभी नहीं देखे। सिर्फ इसकी थोड़ी सी मैं आपको बात बताता हूँ कि पिछले 2 साल में जो आपकी 25-30% के करीब इन्फ्लेशन रही है, लास्ट ईयर आपकी 29% रही है, फूड इन्फ्लेशन आपकी पीक 50% पे की है। पिछले 3 साल के अंदर आपकी जो है खाने की कीमतें डबल हो गई हैं और तकरीबन 4 साढ़े 4 साल में हर चीज़ डबल हो गई है।
ठीक है जी, करेंसी के अंदर भी आप देखें तो वो कुछ 1.5 साल पहले 170 पे थी और अब इस वक्त जो है वो 280 पे है और 300 के टच कर चुकी हुई है। तो इस तरह के हालात अगर हम देखें तो हमने पहले कभी नहीं देखे। हाँ, हमने इतनी इन्फ्लेशन 1973-74 के अंदर भी देखी थी, जब आपको याद होगा ग्लोबल एक ऑयल प्राइसेस बूम आया था, सारा कुछ हुआ था। और उसके बाद पेट्रो डॉलर जब वो बना था तो उसमें एक एक ऊपर चढ़ा था उस वक्त। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन तो इतनी ही थी, लेकिन जीडीपी जो था 6-6 7-7% से ग्रो कर रहा था। तो इस वक्त आपकी इन्फ्लेशन भी उतनी है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा है। और आपकी जीडीपी जो है लास्ट ईयर वो श्रिंक की है, वो माइनस में थी, और इस साल भी लगता है कि वो मतलब 2% तक ही रहेगी, और वो 2% रिबाउंड हुआ है सिर्फ। तो ये एक है कि हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, और ऐसे टाइम पे जब पॉपुलेशन 2-2.5% से ग्रो कर रही है, तो इस तरह के हालात पाकिस्तान में शायद कभी नहीं रहे। अली भाई, मैं यहाँ यूएई में रहता हूँ तो कभी इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन को ऊपर जाते भी नहीं देखा। अभी मैं साउथ अफ्रीका वगैरह से होके आया हूँ, तो हमारे कोलीग्स डिफरेंट अफ्रीकन कंट्री से आए हुए थे, प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो वहाँ पे भी इन्फ्लेशन के जो नंबर थे वो बहुत ही थोड़े नंबर थे, वेरी लो। इवन इंडिया में देखें तो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो पहले तो ये बताएं कि जो इन्फ्लेशन है ये ओवरऑल इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह हिट किया है, और आपको आने वाले दिनों में क्या लगता है हुकूमत कौन से ऐसे जो चीज़ें हैं वो करेगी इसको कंट्रोल करने की, ताकि अवाम तैयार रहे। और तीसरा, आपको ईयर एंड तक इसकी क्या प्रोजेक्शन लग रही है इन्फ्लेशन की? देखिए, इन्फ्लेशन ने सबसे पहले जो परचेजिंग पावर स्क्वीज की है, जो हम स्टैगफ्लेशन जिसकी मैंने आपको जिक्र किया, जो जिसकी टर्म यूज होती है कि जिसमें हाई इन्फ्लेशन हो और लो ग्रोथ हो, तो उसके अंदर जो है कि आप लोग कमा भी नहीं रहे हैं, यानी कि आपकी कमाई उस तरह बढ़ नहीं रही है, लेकिन आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो आपका बजट स्क्वीज हो जाता है। अब बजट स्क्वीज हो जाता है, ये ऊपर से नीचे तक हर जगह पे स्क्वीज हुआ है। अगर हम सबसे नीचे बॉटम ऑफ द पिरामिड के अंदर देखें, तो वो नीचे जो लो मिडिल क्लास और लो क्लास है, वो उनके लिए वो एक याशी होती है कि वो जाके वो बोतल पीते हैं पेप्सी की, कोक की, ठीक है, कुछ जूस का डब्बा पीते हैं, कुछ चिप्स खाते हैं, कोई कैंटलाइट की गोली खाते हैं। उस तरह की कंजप्शन उनकी कम हो गई है। अगर हम उन चीजों के नंबर देखें तो वो नंबर गिरने लग गए हैं। अच्छा जी, फिर उसके अलावा जो वो है कि वो अमूमन शलवार कमीज बनाते हैं, जो जो हमारे यहाँ पहना जाता है, या एक लो क्वालिटी के लॉन के औरतें कपड़े बनाती हैं, उन चीज़ों की डिमांड कम हो गई है। बहुत सारी मार्केट जो थी फैसलाबाद में जो लूम की मार्केट थी, जो लोकल मार्केट को केटर करती थी, वो उनमें से बहुत सारी लूम्स बंद हो गई हैं और कुछ कम पे काम शुरू हो गई है। अच्छा, उससे ऊपर आते हैं तो हम मिडिल क्लास पे आ जाते हैं। तो मिडिल क्लास जो है, वो मिडिल क्लास का ये हुआ कि मिडिल क्लास थोड़ा बहुत जो है, कोई बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी, कोई बाहर को खाने खाती थी, कुछ सालों बाद कोई नई गाड़ी ले लेती थी। तो उसने वो चीजें कम कर दी हैं। बच्चों का स्कूल जो है बड़े से छोटे स्कूल में कर दिया है। उसने जो है, कईयों ने गाड़ी बेच के मोटरसाइकिल ले ली है, या मोटरसाइकिल लेके उस पर ट्रैवल शुरू कर दिया ताकि पेट्रोल की बचत हो सके। वो अगर कोई ट्रैवल करते थे, अप नॉर्थ जाते थे, नथिया गली जाते थे, हुंजा जाते थे, इधर उधर जाते थे, कागान, उन्होंने वो जाना कम कर दिया है। और उसके अलावा जो है उनकी और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो थी वो कैसा कम होती जा रही है। ठीक है जी, उसके ऊपर अब अगर आते हैं तो अपर मिडिल क्लास की जो होती है, वो देखे, वो फॉरेन ट्रेवल करती थी, वो भी नई गाड़ियां लेती थी और तरह के स्पेंडिंग करती थी। उसने फॉरेन ट्रेवल कम कर दिया है, नई गाड़ियां लेना कम कर दिया है, और अपनी वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कर दी है। और उसके ऊपर भी चलते जाए तो वहां पे जो अगर फर्म्स को देखें तो फर्म्स ने जो इन्वेस्ट करना था वो खत्म कर दिया। तो ये सारी चीजों को अगर हम देखें तो ओवरऑल एक कंजम्पशन का पाई जो है श्रिंक हो गया है। एक इकोनॉमी का लेवल जो है डाउन हो गया है। लोगों की स्पेंडिंग कम हो गई है, कंपनीज की एक्सपेंशन कम हो गई है। और ये एक बड़ी जो है मखदूश सूरत हाल है। और इस सूरत हाल के अंदर जो है वो नौकरियां कम होती जा रही है, कारोबार की अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं, और लोग मुश्किल से मुश्किल तर में आते जा रहे हैं। बेसिकली लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट हो गई है। ठीक है, लाइफस्टाइल डाउनग्रेड हो गया है। पुट इट वेरी स्ट्रेट। अली भाई, इंटरेस्ट रेट का जो बढ़ाने का बुनियादी मकसद होता है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ही होता है। अभी आपको क्या लग रहा है कि कब तक जो है इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा? हाँ, आपका सवाल का जो दूसरा पार्ट था वो आपने पूछा था कि इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या है। देखिए, इन्फ्लेशन की जो आखिरी रीडिंग थी वो तकरीबन 23% के ऊपर थी, जो जब मार्च का नंबर आया था। और अगर हम 7-8 महीने का नंबर देखें तो वो 27-28% पे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट इस तरह का कोई नंबर था कि एवरेज 8 महीने की इतनी तकरीबन 27 के करीब है।
आगे जाके बेस इफेक्ट आप सबको पता है कि वो पिछले साल जो है तकरीबन इसी फरवरी मार्च के टाइम पे जो है करेंसी 220 से 270-80 पे गई थी। फिर तकरीबन उसी के आसपास जो है वो थोड़ा आगे जाके आपने एनर्जी प्राइसेस पास ऑन हुई थी, जैसे करेंसी ऊपर गई थी तो पेट्रोल डीजल भी ऊपर गया था, फिर उसके बाद बिजली की कीमतें बढ़ी, फिर गैस की बढ़ी। तो वो एक बेस आप बढ़ाते रहे, वो अब वो बेस इफेक्ट डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। पहले करेंसी का इम्पैक्ट आएगा जो फरवरी मार्च के अंदर था उसका, फिर उसके बाद एनर्जी की प्राइसेस जो ऊपर आई थी उसकी जो इन्फ्लेशन हुई थी उससे आएगा। तो वो बेस इफेक्ट की वजह से अगर आपकी मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन उतनी ही रहती है जितने पिछले कुछ महीनों में रही थी, तो आपकी ओवरऑल इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी। इस साल का नंबर, इस महीने का नंबर देखें तो मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन तकरीबन 0% थी, कुछ चेंज नहीं आया था, 23% आई थी। अब आगे जाके जो है आपकी फूड प्राइसेस जो है वो अब स्टेबल होना शुरू हो गई हैं। 18%, मतलब फूड प्राइसेस जो है आपकी पीक पे गई थी को 50% पे गई थी, अब 30-32% पे आ गई और आगे जाके और कम नजर आ रही है। तो अगर ये सूरत हाल रहती है तो इन्फ्लेशन ईजी होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ रिस्क है। एक रिस्क है करेंसी का रिस्क। आप अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट देखें तो वो 109 के ऊपर तकरीबन ब्लूमबर्ग के इंडेक्स पे पहुंचा है और दूसरे भी 100 से ऊपर क्रॉस कर गया। तो इस वक्त अगर आप किसी भी मार्केट में ट्रेडरी से बात करें, किसी भी बड़े बैंक की आगे पीछे बात करें, तो एक जनरल परसेप्शन ये है कि करेंसी अंडर प्रेशर है। दो कि डिमांड नहीं है, आई डोंट सी दैट डिमांड कमिंग अप एनीवेयर, बट करेंसी पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। तो करेंसी को 5, 7, 8% जो है नीचे गिर सकती है। तो ये अगेन फूड इन्फ्लेशन को फिर उसके ऊपर लेके आ सकती है। फिर अगर आप इंटरनेशनल ऑयल प्राइस देखें तो वो अपवर्ड स्टिकी है। आपने देखा कि रशिया ने जो है अपनी एक्सपोर्ट का बैन कर दिया, फिर आपने देखा ओपेक प्लस ने भी अपना इस तरह की चीज की। तो वो एक ऑयल प्राइसेस उस तरह नीचे आती नजर नहीं आ रही। जब ऑयल प्राइसेस उस तरह नीचे नजर आती आ रही है तो आपकी जो एनर्जी इन्फ्लेशन है वो उस तरह की कम नहीं होगी। एनर्जी इन्फ्लेशन इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा है। और दूसरी बात, अगर आप ये देखें कि आपकी सर्कुलेटेड काबू में नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से बिजली की, गैस की कीमतें भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेंगी। और इन सब चीजों को अगर हम इकट्ठा करें तो इन्फ्लेशन की डाउन साइड जो है ना वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। बेस इफेक्ट की वजह से तो है, पर थोड़ी सी ईयर मंथ मंथ अगर चलती रहे तो होती रहेगी। तो फिर भी आप अगर देखें तो अगले ये साल जो है, आपने जैसे हमने बताया कि 24% के करीब आपकी एवरेज आएगी। अगले साल की एवरेज को 15%, 18% के दरमियान आ सकती है अगर इससे कम ना आए। तो ये, और दिसंबर तक इन्फ्लेशन ठीक ठाक नीचे आ जाएगी तो मेरे ख्याल में कोई इंटरेस्ट रेट में कोई 3-4% तो कमी आ जाएगी। 22% से दिसंबर तक 18% पे आ जाएंगे। और मुझे पहले लगता है पहला कट जो है वो अभी तो 1 मार्च 18 को पॉलिसी रिव्यू है, मुझे नहीं लगता उसमें एक कट आएगा। पहला कट जो आएगा मेरे ख्याल में 29 अप्रैल को जो आपका आएगा, उसमें 1.5-2% का कट आएगा। बट आपके रिस्क अपनी जगह करेंसी के रहेंगे। आपके आपके वो जो आपके रिस्क हैं वो जो कि आपकी एक्सटर्नल रीपेमेंट के वो रहेंगे। लेकिन अगर आप दुनिया भर के बैंक्स को देखें, जो ग्लोबल हाउसेज हैं या आपकी रेटिंग एजेंसीज हैं या आपके जो इन्वेस्टमेंट बैंक है जो पाकिस्तान के अंदर बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या वो कैरी ट्रेड करते हैं पाकिस्तान में, जैसे टी बिल ले लिया और वो पीकेआर में, जिसको हम हॉट मनी भी कहते हैं। तो इन सब लोगों को अगर हम देखें तो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा उनका व्यू जो है ना वो बेहतर होता जा रहा है। उन्हें थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आ रही है क्यों होती हुई। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है, लेकिन रिस्क अभी बहुत ज्यादा है। दूसरा, आप अगर पॉलिटिकल रिस्क देखें तो वो आपके सामने है। तो यू कैन नॉट डीकपल इकोनॉमी फ्रॉम द पॉलिटिक्स। तो अगर पॉलिटिकल रिस्क कहीं पे मैग्नीफाई होते हैं तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करेंगे। बारिंग दैट, इकोनॉमी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है हम कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगी। परहैप्स वर्स इज ओवर, बट still we have a very bad time to follow in the next 2-3 years. We're going to have a low growth पीरियड जहां पे हमारी 2% के अराउंड ग्रोथ होगी, इतनी ही हमारी पॉपुलेशन ग्रो करेगी। चूंकि हमें करंट अकाउंट डेफिसिट हम रन नहीं कर सकते जब तक हमारे पास प्रोडक्टिव मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं आती, एफडीआई नहीं आती। तो हम उसको जो है वो तकरीबन हम 0 to 1% ऑफ जीडीपी करंट अकाउंट के अंदर जब रहेंगे और 2% जीडीपी ग्रोथ में रहेंगे, तो ये होगा कि इन्फ्लेशन थोड़ी सी नीचे आती रहेगी बट डबल डिजिट रहेगी। एम्प्लॉयमेंट उस तरह जनरेट नहीं होगी। लोगों को जो जो बजट स्क्वीज हो चुके हैं, जो लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो चुके हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग गिर चुके हैं, वो तकरीबन वहीं पे रहेंगे और फर्दर नीचे नहीं गिरेंगे। पुट इट दैट वे जी। अली भाई, जो मैं समझा हूँ आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगी। अगर वो जल्दी नीचे आएगी तो इंटरेस्ट रेट भी बहुत तेज़ी से नहीं गिरेंगी जिस तरह कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप करेंसी को भी फॉलो करते रहते हैं, जो ओवरसीज रेमिटेंसेज हैं उनको भी काफ़ी
आप मॉनिटर करते हैं, तो आपका ख्याल है कि करेंसी पे थोड़ा-सा प्रेशर रहेगा, लेकिन हाउ डू यू सी द स्टेट बैंक के रिज़र्व्स किस तरह रहेंगे आने वाले दिनों में? पेमेंट्स जो पाकिस्तान में देनी है वो ईज़िली दे देंगे, फिर जो इनफ्लोज़ हैं बाकी अम, जगह से आईएमएफ या अदर जगह से, तो वो किस तरह देख रहे हैं ओवरऑल रिज़र्व्स की सिचुएशन? देखिए, पिछले अगर हम 1.5-2 साल को उठा के देखें तो अभी ग्राफ अगर आप निकाल भी लेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपके रिज़र्व जो हैं मिनिमम तकरीबन $4 अरब पे आए हैं। स्टेट बैंक की रिज़र्व की बात हो रही है। $4 बिलियन आए हैं और ऊपर आपका जो गया है वो 8 पर गया, प्लस माइनस थोड़ा इनमें आप रख लें तो 4 से 8 के दरमियान जो है ना आपकी एक रिजर्व की ट्रेजेक्टरी रही है स्टेट बैंक की। ये 4 पे आ गए तो बिल्कुल आप जो कहते हैं ना गला आपका जो है कटने लग गया, पानी बिल्कुल इधर आ गया हुआ है आपके, और अब जरा सा आप नीचे जाते हैं तो डूब जाते हैं, तो यानी कि वो तो बिल्कुल डिफॉल्ट की बात हो जाती है। 8 पे आते हैं तो आप थोड़ा इधर हो जाते हैं कि ठीक है जी, थोड़ा सा आपका मुंह निकल आया, थोड़ा सांस आप ले सकते हैं, लेकिन आप जरा आप आराम से जो है ना वो पानी के अंदर तैर नहीं सकते, आप उसके अंदर आगे नहीं निकल सकते। तो वो जो रिजर्व अभी भी बहुत थोड़े लेवल पे है, 8 बिलियन के रिजर्व जो है वो बड़े कम है, और उसमें हम ग्रोथ का नहीं सोच सकते, और उसमें हम इंटरेस्ट रेट को बहुत नीचे लाने का नहीं सोच सकते, उसमें हम करेंसी के प्रेशर को सबसाइड नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन मुझे लगता है ऐसे ही रहेगी, जैसे $29 बिलियन के अगर आपके अगले 12 महीने की रीपेमेंट है। अच्छा, फिर आपकी जो आपकी करंट अकाउंट के अंदर जो हमारी होती है कि आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है, फिर आपकी जो होती है आपकी डिविडेंड रॉयल्टी पेमेंट्स होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स की पेमेंट होती है, वो $5-6 अरब की वो साल की बन जाती है। तो ये सारी जब पेमेंट्स हम देखते हैं तो हमें हमें फिर अपनी 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 गुड्स की इंपोर्ट्स को हमें कम करना पड़ता है, और एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस में तो एक लिमिटेड ही अपसाइड आती है। तो वो एक एक उसको लेके हम एक लो ग्रोथ पीरियड में रहेंगे, हम इकोनॉमी को चला नहीं सकते। हम ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नीचे करेंगे तो उससे डिमांड जनरेट हो जाएगी, डिमांड जनरेट हो जाएगी, इंपोर्ट बढ़ जाएगी, इंपोर्ट बढ़ जाएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो करेंसी पे प्रेशर आ जाएगा, करेंसी पे प्रेशर आएगा, दोबारा इन्फ्लेशन आ जाएगी, उस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए फिर आप इंटरेस्ट रेट ऊपर करेंगे। तो ये पूरा एक साइकिल गुजारने से बेहतर है कि आप इंटरेस्ट रेट को अभी इतना नीचे ना करें और इसको इसी तरह लेके चले, कर्वी रूट है उसको लेके चलना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें होता है वो रिजर्व होते हैं। जब आपके रिजर्व को अगर तकरीबन सनलाइट से $12 अरब उससे ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं तो फिर जरा मैं कहता हूँ फ्लैक्स होए, जरा हम करें। और जब $20 पे अब अगर रिजर्व पे चले जाते हैं तो अब कहते हैं लो जी वाह जी वाह, अब ग्रोथ का सोचते हैं। और अगर 40 बिलियन पे हो जाते हैं तो फिर हम इंडिया की तरफ सोचने लग जाएंगे। बट हम 4 से 8 के दरमियान घूम रहे हैं, तो ये रिजर्व जब तक बेहतर नहीं होते तो सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। अली भाई, हम रिफॉर्म्स के बारे में बहुत सुनते रहते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं और भी लोग हैं जो रिफॉर्म्स के बारे में कहते रहते हैं कि होनी चाहिए। इतना लोगों ने सुना है रिफॉर्म्स के बारे में, अभी तो मजाक ही लगता है जब लोग कहते हैं कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और जब कोई गवर्नमेंट करने भी लगती है तो फिर उन्हीं लोगों में से बहुत सारे खड़े हो जाते हैं उसके अगेंस्ट, रिफॉर्म्स होने भी नहीं देते। तो अगर हम देखें ओवरऑल अपनी पब्लिक को, या जो भी पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो एक तरफ रिफॉर्म्स भी चाहते हैं और चाहते हैं शायद कि मेरी मर्जी की रिफॉर्म्स ही हो, करने भी नहीं देते। तो आपके ख्याल में अगर 5-6 बुलेट पॉइंट्स बता दें कि कोई भी जो गवर्नमेंट आती है या आ गई है तो इनको कौन सी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करनी चाहिए ताकि हमारी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है बेटर हो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आए पाकिस्तान में। देखिए जी, वो मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो जो एलीट कैप्चर है ना, इसको हमें ब्रेक करना है। पाकिस्तान के अंदर जो है एक, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी या बी पॉलिटिकल पार्टी, या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पॉलिटिकल क्लास, या ब्यूरोक्रेट वर्सेस पॉलिटिकल क्लास, आप इन सब को मिला के एक एलीट क्लास बनती है। फ्यूडल या वर्सेस अर्बन बिजनेस क्लास, ये सब मिला के एक एलीट क्लास बनती है। और फिर इस मुल्क के अंदर बेशुमार लोग हैं, 250 मिलियन जो है की आबादी है, जिसमें से बहुत मेजॉरिटी जो है वो तो नीचे रहते हैं, जिनके जो अपनी बेसिक्स के अंदर ही घुसे हुए हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है किसी और चीज से। तो ये हमें इस इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, जो इस एलीट के रॉड वॉल्व करता है, इसको ट्रिकल डाउन करके हमने नीचे वालों के पास लेके आना है।
वो चीज़ होनी है। जैसे हमें टैक्सेशन के रिफॉर्म करने हैं, तो टैक्सेशन पे अगर हम देखें तो टैक्सेशन पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। हमारे अंदर जो जनरल सेल्स टैक्स है वो 18% है, हमारे अंदर फेडरल एक्साइज ड्यूटीज बहुत ज़्यादा होती है, हमारे अंदर बहुत सारा डायरेक्ट टैक्स भी इनडायरेक्ट फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, और वो सारा कुछ पास थ्रू होता है, वो लोगों में पास हो जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस हमारे बहुत थोड़े हैं, वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे है। अब अगर वहां पे हमने सुपर टैक्स वगैरह लगा दिया, 50% कर दिया टैक्स वहां पे, अब वो 50% जब कर देते हैं तो वो टैक्स भी पास ऑन हो जाता है। अब आप दुबई में रहते हैं, आपने भी शायद बताया मुझे कि आप दुबई में आप देखें, इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया हुआ है, मेरा ख्याल है कोई 15% कॉर्पोरेट टैक्स किया है। तो या तो वो जो कॉर्पोरेट टैक्स उन्होंने किया है, उस कॉर्पोरेट, एक तो जीएसटी किया है ना, वो वैट जो किया है, वैट का तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। उस कॉर्पोरेट टैक्स लगने की वजह से दुबई के अंदर, मैं जब अब लास्ट भी गया था 2 महीने पहले, तो मैंने देखा था कि वहां पे कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। तो क्योंकि वो जब कॉर्पोरेट टैक्स लगाया है, तो वो 15% लोगों ने वो भी पास ऑन कर दिए कंपनीज ने, क्योंकि अपनी वो बॉटम लाइन को मेंटेन रखते। इस तरह जब आपने पाकिस्तान में 30% से ये 50% के करीब आप सुपर टैक्स और लटरम बटरम डाल के आपने टैक्स डाल दिए, तो वो कंपनी से पास ऑन कर दिया है। तो डायरेक्ट टैक्सेस नहीं देते। अब आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपका फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर कंपनियों से 3400 रुपए के अंदर निकलता है, मार्केट में 5000 का बिकता है। अब जरा प्राइस चेंज हो गई है, बट 1200-1400 रुपए बीच में वो एक डीलर लेता है, और वो डीलर उसके गेन पे कोई टैक्स भी नहीं देता। फिर रियल स्टेट है, उसकी मिसाल दे दे, फिर और बहुत सारी और मिसालें हैं, पूरी वैल्यू चेन चल रही, वैल्यू चेन के ऊपर लोग बोलते हैं, उसमें नहीं करते। तो जहां पे जो लोग अपने टैक्स नहीं देते, उनसे वो टैक्स लेना है, और जहां पे ज्यादा टैक्स लगे उस टैक्स को कम करना है, नंबर 1। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि हमारी हुकूमत जो है ना, वो बहुत ओवर साइज है। और मैं इस हुकूमत में सिर्फ फेडरल हुकूमत नहीं मान रहा, फेडरल हुकूमत है, चारों सूबाई हुकूमतें हैं, और लटरम बटरम जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको मिला लें तो वो हैं। वो हुकूमत की जो सर्विस डिलीवरी है वर्सेस जो हुकूमत का साइज है, वो बहुत बड़ा है। तो अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे 18वीं अमेंडमेंट, और जो हमारे 7th एनएफसी अवार्ड के बाद से बहुत सारी चीजें जो सूबों में ट्रांसफर हो गई थी, वो भी फेडरल गवर्नमेंट में भी वो मिनिस्ट्रीज रहती हैं, वो पोजीशंस रहती हैं। फिर ये होता है कि ब्यूरोक्रेट एक वर्ल्ड बैंक या किसी के प्रोजेक्ट आते हैं, उसके ऊपर भी होता है, वो इधर भी होता है, वो डबल डबल काम कर रहा होता है, 3-3 गाड़ियां होती हैं, और बेशुमार किस्म के लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। तो ये हुकूमत के साइज को रिड्यूस करने की जरूरत है। और तकरीबन 2/3 ऑफ द साइज, हमारे बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट है शायद कादार साहब, उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक 2/3 ऑफ द गवर्नमेंट साइज कट होना चाहिए। चले आधा ही करते हैं आप उसको। एक ये नंबर 2 ये चीज हो गई। टैक्सेशन, आप इसको जरा सिद्दत पत्रम करें। दूसरा, डायरेक्ट साइज पे लाएं, जो टैक्स नहीं देता उसको उसके ऊपर लगाएं। दूसरा ये है कि आप हुकूमत का जो साइज है जो है उसको कम करें। तीसरा जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा रिफॉर्म है कि जी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल ट्रेस पासिंग बहुत होती है, कि कुछ इंस्टीट्यूशन है जो दूसरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर आके काम करते हैं। जैसे हमारी मुकद्दरा जो इस्टेब्लिशमेंट है ये है, वो SIFC भी बन गई, वो भी इकोनॉमी के अंदर आ गई, फॉरेन पॉलिसी वो चलाती हैं, और बहुत सारी चीजें वो करती हैं। जब वो ये सारे काम करते हैं, तो जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है वो अंडरमाइन होते हैं और वीकन हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो एक इंस्टीट्यूशन रीअलाइनमेंट की जरूरत है, कि वो जो ट्रेस पासिंग हुई हुई है, जो एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के अंदर घुसा हुआ है, उसको वापस लाया जाए, और हर कोई अपना अपना काम करे और अपनी अपनी स्पेस पे काम करे। ये चीज है। फिर आर्मी का जो एक कंटोनमेंट के अलावा जो उसका बहुत सारा बिजनेस है, जो कि उसका जो उसने फौज में लड़ाई करनी है, उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर उसके बहुत सारी बनी हुई हैं, वो उस साइज को अपना स्क्वीज करें। नंबर 3 ये हो गया। फिर हुकूमत के जो इदारे हैं, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं, जिसमें PIA वगैरह की तो बहुत बात होती है। जो सबसे बड़ा जो हमारे मुल्क के अंदर नासूर बन गया हुआ है, वो आपका एनर्जी सेक्टर है। और एनर्जी सेक्टर के अंदर जो कि इस वक्त 9-10 डिस्कोस है, तो फिर आपकी जो है वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, और फिर आपकी जो बाकी जो कंपनीज है पावर सेक्टर और वो पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर, उनको आप प्राइवेटाइज करें, उनको कॉर्पोरेटाइज करें, और उनकी इनएफिशिएंसीज को रिड्यूस करें। और वहां पे आपने जो IPPs के साथ लॉपसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं 2015 की पॉलिसी के अंदर, CPEC के अंदर, जिसमें डेट हमारा जो 10 साल में पे करना है, और हमारी जो प्रोजेक्ट है 25 साल का है, जिसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस बहुत बढ़ गए, उसको हम रीनिगोशिएट करें। तो ये एनर्जी सेक्टर की बात होगी कि ना सिर्फ आप उनकी इनएफिशिएंसीज को कम करेंगे, बल्कि कैपेसिटी पेमेंट का जो आप ये बहुत ऊपर आपके ऊपर जाल पड़ गया, उसको आप रीनेगोशिएट करें। तो ये एक एरिया होगा कि जी आप इसको ठीक करें।
तो ये कुछ एरियाज है, आप ठीक करेंगे तो चीजें खुद ही ठीक होती रहेगी, और प्राइवेट सेक्टर को स्पेस मिलेगी जब गवर्नमेंट अपने साइज को रिड्यूस करेगी, जब पीएससीज अपने से निकलेंगे, जब गवर्नमेंट का साइज टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर कम होगा तो उससे क्रेडिट स्पेस निकलेगी, उससे ये इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, उससे आपकी प्राइवेट सेक्टर बढ़ पाएगी, उसके अंदर आपके एफडीए भी आएगी, और उसके अंदर लोकल इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और फिर एक इकोनॉमी एक पाथ की तरफ निकल जाएगी और वो फिर ग्रो करेगी। तो ये कुछ रिफॉर्म्स है, बड़े मुश्किल रिफॉर्म्स हैं, जो कोई करना नहीं चाहता वो नहीं करता। और फिर बिजनेस कम्युनिटी, एलीट के अंदर जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटी है, जो टेक्सटाइल प्लेयर्स हैं इधर उधर है, वो नए लोगों को आने नहीं देते। कोई भी नया प्लेयर अगर मिडिल साइज से बड़ा आने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उस इंडस्ट्री के, उस इलाके के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो उसको खा जाते हैं। जैसे किसी पॉलिटिशियन किसी को नहीं आने देते ना, ये भी नहीं आने देते, तो इनकी इनकी मोनोपोली को तो नो लोग नीचे से ऊपर आए। तो ये चीजें कुछ आप करेंगे, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, बड़ी सीधी सी चीजें हैं, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, उसको कोई आपको आइंस्टाइन नहीं चाहिए, दुनिया का टॉप इकोनॉमिस्ट आपको नहीं चाहिए, सारी चीजें लिखी हुई हैं, पता है। विल चाहिए, करने वाले जो लोग बैठे हैं वो उसको करने नहीं देंगे, वो जो करने वाले बैठे हैं वो खुद बेनिफिशियरीज है। करने वाले में आपकी कौन ऊपर है? ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिकल क्लास है, फौज है, आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, ठीक है जी, आपकी अदलिया है, आपके मीडिया के ऊपर जो मालकान और जो उसके टॉप के लोग हैं, ये सारे इस नेक्सस का पार्ट है। इस नेक्सस को तोड़ेंगे तो ये लोग नीचे आएंगे, आम आदमी ऊपर आएगा, तो वो अपने आप को कौन नीचे आने देता है? बातें तो सब करते हैं, बड़ा मुश्किल है ये करना जी। और नज़र भी आ रहा है किस तरह स्टेटस को जो है ना एक फाइट कर रहा है अगली आने वाली नस्ल से। जो यंग लोग हैं वही कोशिश कर रहे हैं कि स्टेटस को ख़त्म किया जाए, लेकिन जो स्टेटस को वाले हैं वो अभी पूरी तरह एक्शन में हैं। अच्छा, एक और चीज़ है अली भाई, हम सियाने लोग कहते हैं कि वी डोंट नीड टू इन्वेंट ऑलवेज न्यू व्हील, बहुत सारे व्हील ऑलरेडी हैं, यूज़ कर लें। बट पाकिस्तान में लगता है जो पॉलिसी साज हैं इनको शौक बहुत है नए व्हील इन्वेंट करने का। अभी ये जो SIFC बनी है, थोड़ा सा ऑडियंस के लिए बता दें कि इसका मकसद क्या है और आपके ख्याल में अपने ऑब्जेक्टिव्स ये अचीव कर रही है कि नहीं। आम पब्लिक को मुझे तो कुछ नहीं नज़र आया, ना मुझे कोई उम्मीद थी और ना ही मुझे लगता है कुछ कर पाएंगे। इसी तरह CPEC को प्रमोट किया था, इसी तरह और सारे बहुत सारे इनिशिएटिव प्रमोट किए थे। जो आता है वो अपनी एक दुकान खोल के बैठ जाते हैं। तो आपके ख्याल में SIFC के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और अभी तक इन्होंने क्या अचीव किया है? जो सुने थे कि पता नहीं कितने मल्टी मिलियन डॉलर्स आ जाएंगे, बिलियन, तो अभी तक लगता तो नहीं कि कुछ आया। देखिए, SIFC पहले क्या है? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ठीक है जी, कि आपने इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए किया है। जब शुरू में आया था उसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जी पाकिस्तान के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर बड़ा स्कोर हमारा लो है, हमारे यहाँ रेड टेपिज्म बहुत है, और हमारे यहाँ जो है वो एक किसी भी कारोबार करने के लिए आपको 50 जगह जाना पड़ता है। फिर हमारे यहाँ कोई अगर बड़ा कारोबार करने आता है, कोई बड़ी डील होती है, तो उसके पीछे फिर उसको कोर्ट जाके उसको चैलेंज कर देते हैं। जैसे आपको याद होगा 2006 के अंदर जो है हमने स्टील मिल को प्राइवेटाइज किया था, तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने उसमें वो कोई रशियन कंपनी थी, कोई इंडियन उसका लेके उसमें उन्होंने प्ली करके उस डील को आगे पीछे कर दिया था। और वो जो स्टील मिल उस वक्त जो प्रॉफिटेबल थी, वो उसके बाद वो प्रॉफिट उसका खत्म हुआ, लॉस होता रहा, और हुकूमत आज तक उसका लॉस बर्दाश्त कर रही है। जबकि हम प्राइवेटाइज कर चुके होते तो शायद वो आज रिकवर करके किसी बेहतर फॉर्म में होती। अच्छा, फिर इसी तरह रिकोटेक का मामला देखें। रिकोटेक के बारे में हमने एक जो है चिलियन कंपनी को जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, और वो जो है उसको भी फिर एक दोबारा एक और चीफ जस्टिस जो है उन्होंने उसको चैलेंज किया और उसको लेके चले, और उसके बाद में इवेंचुअली जो है हमें वो कोई तकरीबन $900 मिलियन की सेटलमेंट की, और अब फिर वो दोबारा वही कंपनी उसी तरह किसी फॉर्म में आ रही है। तो इस तरह की और भी कई मिसालें हैं जिसमें ये सारी चीजें हुई। तो उन्होंने कहा कि जी अगर कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आता है तो इस इन्वेस्टमेंट करने वाले को ये चैलेंज ना हो कि भाई कल को कोर्ट उसको पीछे करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो हम उसको जो है ना, हम उसको एक वो इम्यूनिटी करवा देंगे। फिर ये है कि जी उसको 100 जगह से कोई इन्वेस्टमेंट करने आता है, उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है, फिर एक पॉलिसी बनती है, फिर बाद कल को जाके वो पॉलिसी चेंज हो जाती है। कि जैसे जी हम हमारे ज़माने में कुछ प्राइवेट सेक्टर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी, इस जो ये पीवीसी की जिसकी वैल्यू चेन के अंदर उसमें आई थी, तो वो वहाँ पे जो उस वैल्यू चेन के ऊपर जो लोग बैठे हुए थे,
उन्होंने जो बेनिफिट नीचे आने वालों को मिल रहा था वो उनसे छीन लिया गया, क्योंकि उन दूसरे लोगों का नुकसान हो रहा था, तो जो नई कंपनी आई थी वो नुकसान में चली गई। इस तरह की बहुत सारी और मिसालें आपको मिलती हैं कि जहाँ पे ये पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी होती है और उसकी बुनियाद के ऊपर जो होता है वो डिसीजन नहीं होता, तो बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टर इसमें यहाँ नहीं आती। फिर तो ये उन्होंने कहा कि जी हम इसको फैसिलिटेट करने के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाह रही है, स्पेशली G2G, हमने कोई रिफाइनरी लगानी है, हमने कोई PIA प्राइवेटाइज करना है, हमने कोई एयरपोर्ट ठेके पे देनी है, ब्ला 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 ब्ला, वो सारा कुछ हमने करना है, तो हम इसके लिए करते हैं। अच्छा जी, फिर एक और चीज आई जी कि पिछले दिनों बड़ा मसला आ रहा था कि जी स्टेट बैंक के पास डॉलर खत्म हो गए। अभी हमने बात किया था जी कि $4 बिलियन तक रह गए थे एक जमाने में। तो इन्होंने जो है वो डिविडेंड रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स और जो रॉयल्टीज पेमेंट्स होती हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल जो पेमेंट्स होती हैं, जो कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही होती है, वो अपना प्रॉफिट, वो जो कोई चीज़ बेच रही हैं उसके अगेंस्ट रॉयल्टी या उसकी और कुछ सर्विसेज की पेमेंट बाहर लेके जाती हैं, वो पेमेंट्स अलाउ नहीं हो रही थी। तो वो जी कहा कि जी आप आए, हम इस मसले को भी हल करेंगे, और अंडर द सन कोई भी इशू है तो हम लेके चलेंगे। तो ये तो मतलब वो ना भागने की बात होगी ना, कि भैया आपका घर जो है ना उसमें से छत टपक रही है खिदर साहब, और आपके घर की छत टपक रही है, मैं आता हूँ मेसन और मैं कहता हूँ यार छत तो टपकती रहेगी, जो आप है ना, आप आपके ऊपर मैं एक छोटा सा एक कपड़ा दे देता हूँ, आप पे पानी नहीं गिरेगा, बट छत टपकती रहेगी, घर घर जो है वो गीला होता रहेगा, घर तबाह होता रहेगा। बट आपके ऊपर मैंने एक चादर दे दी है, आपको आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब मैं उस चादर को दे दी, अब आपके ऊपर हो गया, कल को अच्छा जी चादर में आपकी आपके घर के वाले, आपकी बेगम भी आ जाएंगी, आपके बच्चे भी आ जाएंगे, आपके नौकर भी आ जाएंगे, कहेंगे हम सबको इस छत के अंदर, वो छत छोटी सी है, उस छत में जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो आप लोग भी गिले होने जाएंगे। तो यही SIFC के साथ हो रहा है कि आपने वो एक छत दे दी है कि जिसके अंदर आप आ जाओ तो आपको आपके ऊपर बारिश नहीं गिरेगी, लेकिन चूंकि बाकी सब जगह पे बारिश हो रही है, तो फिर हर कोई कहता है भाई मैंने आना है तो इस घर में रहना है, तो मैं भी इसी छत के नीचे, छोटी सी छत के नीचे रहूंगा, और सब इसी के अंदर आना शुरू हो गए हैं। तो SIFC ओवरलोड हो गया है, और जब वो ओवरलोड हो रहा है तो वेरी पर्पस ऑफ इट इज डिफाइंग। और ये कोई रिफॉर्म नहीं है, रिफॉर्म ये है कि भाई आपकी घर जो छत गिर रही है उसकी मुरम्मत करें, ताकि वो उस छत जो है मजबूत हो सके, उसके नीचे कोई भी रहे, सुकून से सो सके, सुकून से अपना काम कर सके, वो गिरे ना। तो वो SIFC भी कुछ ऐसी है, मतलब इन्होंने एक फर्दर लेयर क्रिएट कर दी है कि पुरानी लेयर्स जो है इनएफिशिएंट है, उनके अंदर मसले हैं, तो ये कर दे। तो रिफॉर्म तो ये है कि उन लेयर्स को ठीक करें। और SIFC पे जब हर कोई आना चाह रहा है तो ये मसला हो गया। कल को फास्ट फॉरवर्ड नई हुकूमत आती है, नई मिलिट्री के अंदर लोग आते हैं, SIFC का रोल नहीं आता, कोई नई चीज आ जाती है, तो SIFC वालों का क्या होगा, वो नई चीज में चले जाएंगे। तो ऐसे ही चलता रहेगा। सो आई एम ससेप्टेबल अबाउट दिस SIFC, दो देयर इंटेंशंस आर राइट, दे वांट इट टू हैपन इट द राइट वे, दे वांट टू डू इट आइदर, बट दे आर नॉट डूइंग इट द राइट वे। द राइट वे इज टू रिफॉर्म द सेक्टर, टू 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 एंड वो आप बाकी सारे जो मसले हैं उनको हल करें, रादर देन कि आप एक पैच वर्क करें। अली भाई, आपने एनर्जी सेक्टर के रिस्ट्रक्चरिंग का भी मेंशन किया, तो अभी आने वाले दिनों में कुछ लगता है इस फील्ड में कुछ होता हुआ? क्योंकि एनर्जी सेक्टर की एक न्यूज़ आती है ना जब कुछ रिफॉर्म्स की, पॉलिसी की, तो हमारी पूरी मार्केट उस पे इम्पैक्ट आता है, स्टॉक मार्केट पे। तो आपको कुछ लगता है ये गवर्नमेंट करेगी? सर्कुलर डेट के इश्यूज हैं, इनएफिशिएंसी के इश्यूज हैं। ये तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है जी, वो पंजाबी में समझते हैं ना आप ट्रक की बत्ती क्या होती है, कि यार स्टॉक मार्केट को चलाना है। देखें हमारे यहाँ बेसिकली सर्कुलर डेट रिडक्शन प्लान जो जिसकी इतनी एक्साइटमेंट है, वो इसकी एक्साइटमेंट ये नहीं है कि आपने एनर्जी का सर्कुलर डेट खत्म करना है। उसकी एक्साइटमेंट ये है कि बैलेंस शीट जो लिस्टेड कंपनीज है जैसे OGDCL और PPL, खासतौर पे दो ENP कंपनीज हैं, उनकी बैलेंस शीट जो है साफ हो जाएंगी, और उनकी बैलेंस शीट साफ हो जाएंगी। इसकी वजह से जो उनकी वैल्यूएशन है जो बहुत ही अंडर वैल्यूड है, जो स्टॉक आज से 2011-12 में वो तकरीबन $2 पे काम करता था, आज वो 30 सेंट पे भी नहीं गया वो, तो वो अपनी को रिकवरी करके अपनी वैल्यू के करीब आ जाएगा। अच्छा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर की तरफ से जो थे कि तो सही बात है कि भाई उसने माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया था OGDC में, जो ENP कंपनीज हैं। बट होता क्या रहा कि जी OGDC और ये जो कंपनीज हैं ये गैस निकालती हैं, ये गैस और ऑयल निकालती हैं, गैस निकाल के देती हैं SSGC को और SNGPL को। SSGC और SNGPL गैस आके लोगों के घरों में बेचती हैं, फर्टिलाइजर को बेचती हैं, इंडस्ट्री को बेचती हैं, तंदूरों को बेचती हैं, सारा कुछ। तो जो घरों में खास तौर पे बेचती हैं वहां से वो रिकवरी नहीं हो पाती है,
जब रिकवरी नहीं होती है तो पैसे कम आते हैं और खर्चा ज़्यादा होता है, तो वो आगे ईएनपी कंपनीज को पे नहीं कर पाती, तो वो ईएनपी की बैलेंस शीट के अंदर बैड डेट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो रहती है, बट उनका कैश फ्लो इशू हो जाता है। और अब उसकी वजह से ये जिसको सर्कुलेट खड़ा हो जाता है, जो सर्कुलेट रेट आज अगर हम देखें तो 4.5 ट्रिलियन का है, पाकिस्तान में 4.5 5 ट्रिलियन का है। उसमें से तकरीबन आधा आधा पेट्रोलियम और पावर का है, थोड़ा पेट्रोल पावर का ज्यादा है, पेट्रोलियम का थोड़ा कम है, बट मोर लेस 2 2 ट्रिलियन दोनों से ऊपर ही है। तो अब वो उसका कंपनी में है, तो एक सर्कुलेटेड को जो आईएमएफ कहता है रिजॉल्व करने को, भाई जो फ्लो है जो बढ़ता जा रहा है, जो 20 साल पहले 500 बिलियन था, आज 4.5 ट्रिलियन पे हो गया है, तो ये बढ़ता जा रहा है, इस फ्लो को रोका जाए, उसके लिए आप कीमतें बढ़ाएं, ये एक चीज है। दूसरा, वो ये लोग ये कहते हैं कि जो 4.5 ट्रिलियन खड़ा है, इसमें से कोई ये 800 बिलियन 1200 बिलियन के करीब जो है हम क्लियर करें, उस क्लियर कर रहे हैं ताकि इनकी बैलेंस शीट खराब हो। वो सर्कुलेटेड रिडक्शन प्लान है, ये लेके जाते हैं। उसके अंदर होता ये है कि जब, लेकिन अब आप जितने भी उसमें ये कहते हैं कि जी हम इसमें पैसे डालेंगे, ठीक है जी, हुकूमत इसमें पैसे देगी, और ये वो पैसे देगी, वो जी एसएसजीसी एसएनजीपीएल को वो आगे से पे करेंगे, ओजीडीसी को, पीपीएल को, और वो ओजीडीसी पीपीएल जो है वो डिविडेंड देंगे, चूंकि वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है, वो गवर्नमेंट के पास डिविडेंड आ जाएगा। ओजीडीसी में ख्याल है 75% ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, दूसरी को 80% है, कुछ इस तरह ही है। तो ये डिविडेंड आ जाएगा, बट जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, जो 20% 15% शेयर होल्डर जो बाहर बैठा हुआ है, उसको भी तो डिविडेंड मिलेगा। वो डिविडेंड तो फिर सिस्टम से निकल गया ना, वो तो भाई खजर के अली की जेब में आ गया, ठीक है ना, वो तो हमारी जेब में आ गया। आपने ओजीडीसी के शेयर मिले हैं तो आपकी जेब में आ गया, आप हुकूमत के पास तो नहीं गया। तो वो उसकी पेमेंट कहाँ हो सकेगी? वो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो उसका क्या सिलसिला होगा? कोई ना कोई उसके अंदर से चीजें निकल रही है, उसको आपको बजट करना पड़ेगा, बजट करके चले। तो आईएमएफ ने उसके ऊपर जो है ना ये मसला निकाल के उसको रेड रेड फ्लैग कर दिया, तो वो उन्होंने रोक दिया। अब हुकूमत दोबारा कह रही है ये करेंगे, तो ये हुकूमत के अंदर लोग ये कह रहे होते हैं। मैं अब आपको बताऊं, अब आप आपस की बात है, ठीक है ना, मेरे पास कुछ सबूत तो नहीं है इसका, लेकिन एक मार्केट के अंदर ह्यूमर है कि भाई एनर्जी मिनिस्टर के ऑफिस के लोग, सेक्शन ऑफिसर आगे पीछे सारे जो है, बड़े से नीचे तक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये लोग सारे, इन सब ने इसमें सट्टे की हुई है। तो वो सट्टे को चलाना शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक ट्वीट की, आईएमएफ पे इन्होंने भेजा था सर्कुलर डेट रिडक्शन प्लान, वो आईएमएफ ने इनको रिजेक्ट करके भेज दिया। जुम्मे का दिन शाम को आईएमएफ का मेमो आता है, ईमेल आती है कि जी ये प्लान आपका रिजेक्ट हो गया। हफ्ते के दिन मुझे खबर मिलती है, मैं हफ्ते के दिन एक ट्वीट करता हूँ, मिनिस्ट्री से ऑफिस फोन आता है, अली तुम्हारी ट्वीट गलत है, ठीक करो। मैं कहता हूँ अच्छा, मैं अपने सोर्स से कंफर्म करता हूँ, कहता नहीं तुम ठीक हो। मैं मिनिस्ट्री को दोबारा करता हूँ, मैं सर ठीक हूँ, नहीं तुम गलत हो। मैं कहता चलने देख लेते हैं, विल फाइंड आउट। अगले दिन इतवार वाले दिन शाम में मिनिस्ट्री की तरफ से एक ट्वीट आ जाती है कि भाई वो जो मीडिया में खबर आई थी मेरी ट्वीट को देखते हुए गलत है। मैं आईएमएफ के फोन करता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ भैया ये देखें, मेरी खबर ये कह रही है, मिनिस्ट्री ये कह रही है, मुझे इस पर क्लैरिफिकेशन दे। आईएमएफ क्लैरिफिकेशन देता है, अगले दिन मैं देता हूँ, मैं ठीक होता हूँ, मिनिस्ट्री गलत हो जाती है। तो ट्रक के बत्ती के पीछे लगाए हुए ना लोग, वो गलत गलत लेके चल रहे होते हैं ये चीज। तो अभी फिर ये दोबारा चल रहा है जी, हम आईएमएफ के प्रोग्राम से जाएंगे, अगले प्रोग्राम के दरमियान में हमें मौका मिलेगा पतली गली में, हम सर्कुलर डेट रिडक्शन प्लान ठीक कर देंगे। वाह जी वाह, ऐसे करें आईएमएफ नहीं पता तुम की करने लगे हो है, वो रोटी नो चोची कहने है ना। तो वो मसला है, वो मतलब ये नहीं होने लगा है, बस ये कैसे लगाते रहेंगे। इसको हल करना चाहिए, इस मसले को हल करने के लिए पहले सर्कुलर डेट को खत्म करें, फिर उसका जो उसकी ग्रोथ को खत्म करें, फिर इसके प्लान को आप इसी तरह प्लान करें ताकि इन कंपनीज की बैलेंस शीट क्लियर हो, ताकि कंपनीज जो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कर सके और माइनॉरिटी शेयर होल्डर का फायदा हो, स्टॉक मार्केट का फायदा हो, बट इस तरीके से नहीं जिस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से। अली भाई, अगर हम चैट जीपीटी में लिखें ना व्हाट इज ट्रक की बत्ती, तो आपको पूरी डिटेल बता देगी चैट जीपीटी के ये पाकिस्तान में टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है और किस मकसद के लिए होती है। इतनी पॉपुलर है ये टर्मिनोलॉजी। अच्छा, आईएमएफ का आपने जिक्र किया। आईएमएफ तो हो ही जाएगा क्योंकि हमारे जो बड़े भाई हैं, अंकल साहब, वो हमारे साथ ही हैं, तो वो करवा देंगे आईएमएफ। बट आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस गवर्नमेंट को करनी पड़ेंगी एटलीस्ट उनके कहने पे? देखिए जी, आईएमएफ बिल्कुल आपकी बात है, वो हो जाएगा। करने क्या पड़ेंगी जी इन्हें? अभी देखिए बहुत सारे मसले करने पड़ेंगे इन्हें। तो अभी ये आईएमएफ कह रहा है कि टैक्स ब्रॉडन करना पड़ेगा, जो मैंने अभी शुरू में बात की कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करके
आपको जहाँ पे टैक्सेस नहीं लगते वहां पे करने पड़ेंगे। आपको ट्रेडर और ये जो है होलसेलर, इन पे टैक्स लगाना पड़ेगा। ये जो आपको, जैसे मैंने फर्टिलाइजर के डीलर की एग्जांपल की, इस तरह से ये पूरी एग्री की वैल्यू चेन के अंदर जो लोग आते हैं, जो जो फार्मर से प्रोड्यूस खरीदते हैं और जो मार्केट में जो बेचने वाला होता है, उसके दरमियान की जो चेन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की चेन होती है, ठीक है ना, डीलर्स की चेन होती है, उसको टैक्स करेंगे। आप आपकी जहाँ टैक्स एवेजन होती हैं उसको ठीक करेंगे। जैसे आपके सिगरेट देखें, जो लीगल सिगरेट वाले हैं वो तो डबल डबल टैक्स दे रहे होते हैं, दूसरे दे नहीं रहे होते। इस तरह से और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें ये काम हो रहा होता है। फिर बहुत सारी चीजें हैं जो स्मगल होके आ रही होती हैं, उस पर टैक्स नहीं होता, जैसे सिगरेट है, इस तरह एग्जाम्पल, ये सारा कुछ करना है। तो रियल स्टेट को आपने टैक्स करना है, ये सारी चीजें करनी है। आपने लैंड को टैक्स करना है, अपने एग्रीकल्चर को इनकम टैक्स करना है, कुछ आपकी सूबों की चीजें हैं, कुछ आपकी फेडरल गवर्नमेंट की चीजें हैं, आपने सीधा करना है इसका। अगर आप नहीं करेंगे, जो कि नहीं करेंगे, आज तक तो किया नहीं, हूं पता नहीं किस तरह कर लेंगे। ठीक है, 75 साल हो गए या 20-25 साल से दाढ़ी सफेद कर ली है मैंने, मैं सुनता आ रहा हूँ नहीं हुआ, तो आज आज ये कर लेंगे, चले जी। अगर कर लेंगे तो मैं बहुत अच्छे, मैं बहुत खुश हूंगा, मैं तालियां बजाऊंगा, मैं इनकी तारीफें करूंगा। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा, सैलरी पे और सैलरी क्लास पे और टैक्स लगेगा, वो और दबेगा। आपका जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है जीएसटी बढ़ जाएगा। आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं है, वो बढ़ने लग जाएगा। आपकी और जो एग्जाम्पशंस हैं टीएसटी पे जो है, वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, फिर ओवरऑल आपके टैक्स वो रेट बढ़ते जाएंगे, ये सुपर टैक्स वगैरह नहीं खत्म होगा, इन्फ्लेशन जाती रहती रहेगी, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, सो एंड सो फोर्थ। तो अब वो एक चीज है, वो करेंगे नहीं करेंगे, ये बात है टैक्सेशन की साइड। दूसरा वो कहता है कि आपने जो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की हुई हैं, अभी देखें ना, एक तो आपने ये है कि पिछले 2 साल पहले इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन थी, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ रहती है। वो कहेगा कि उसको ख़त्म करें। आपकी जो डिविडेंड रिपेट्रिएशन सारी पेमेंट्स है, वो बिल्कुल उसके बैकलॉग को ज़ीरो करे और उसको लेके चले। फिर वो ये कहेगा कि आपने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम पे आपने कुछ सेक्टर्स को प्रोटेक्शन दी हुई है, उसको आप ठीक करें। जैसे गाड़ियों के ऊपर है, हमारे यहाँ की गाड़ियां, अगर हम गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स है, जबकि गाड़ियों के पार्ट्स इधर मंगवाते हैं और यहाँ बनाते हैं तो उस पर इतना ज़्यादा टैक्स नहीं है। तो गाड़ी जब बाहर से मंगवाए तो बहुत महंगी पड़ती है, जब यहाँ की खरीदे तो इतनी महंगी नहीं होती। लेकिन यहाँ की गाड़ी इनएफिशिएंट होती है और वो अपनी प्राइस से ज़्यादा वो चार्ज कर रहे होते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो वो उन प्रोटेक्शंस को ख़त्म करे ताकि वो इन इंडस्ट्रीज को जो है ना, वो लेवल प्लेइंग फील्ड लग सके। SIFC लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जो मैंने पूरा आपको जिक्र किया कि छोटी सी छत दी हुई है। भाई वो खजर साहब को फायदा है, उनके बेगम बच्चे जो है वो पानी में घूम रहे हैं, उनको भी तो छत चाहिए ना। तो लेवल प्लेइंग फील्ड, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह की चीज की बात करेंगे। ठीक है जी, एनर्जी सेक्टर के अंदर ये है कि सर्कुलर डेट को जो है आपका बिल्कुल आपका जीरो होना चाहिए, उसको काम करेंगे। प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन के ऊपर थोड़ी बहुत बात होगी, स्ट्रक्चर होगी, नहीं होगी, बट मेनली इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, जिसका इम्पैक्ट आपकी करेंसी पे आएगा। टैक्सेशन, अगर हम उसको डायरेक्ट, अगर हम टैक्स एक्सपैंड नहीं कर सकते तो एग्जिस्टिंग को लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आएगा। तो ये मोटे मोटे कंटूर होंगे। और सर्कुलेटेड डिडक्शन जो हम नहीं कर पाएंगे तो कंजन्सी की कीमतें बढ़ेंगी। तो ये चीजें इस तरह की हैं, वो होगी वही पुरानी चीजें, उन्हीं को और करते रहेंगे। अगर हमने रिफॉर्म कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर यही चलती रहेगी, ऐसे ही चलता रहेगा। अली भाई, अगर हम अपनी मार्केट्स को देखें तो स्टॉक मार्केट को भी देखें तो इलेक्शन से पहले बस यही चल रहा था कि इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो मार्केट पॉजिटिव है, जब न्यूज़ आ जाती थी कि नहीं हो रहा तो नेगेटिव हो जाती थी। इलेक्शन तो हो गए। उसके बाद मेरा ख्याल था, पिछली पॉडकास्ट में डिस्कशन भी की थी यूसुफ भाई के साथ, कि अभी शायद बजट रहेगा पार्टिसिपेंट्स की नज़र में, कि बजट आ रहा है, कैसा आ रहा है। लेकिन अगर अभी हम देखें तो वो मार्केट हिली हुई है, डार आ रहा है, डार जा रहा है, बस इसी चीज़ पे। लेकिन अगर हम बजट को देखें तो आपको कैसा लग रहा है कि बजट अगला आने वाला कैसा होगा फ्रॉम मार्केट पार्टिसिपेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू? पहली बात ये कि ये तो खैर अब मार्केट में सबको खबर है कि डार साहब नहीं आ रहे। डार साहब फॉरेन मिनिस्टर प्रॉब्लली बनेंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर और मोहम्मद औरंगजेब और ही आ रहे हैं, जो एक बैंकर है, और वो आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे और ही क्यों आ रहे हैं, नहीं पूछेंगे तो वो भी, क्योंकि वो और ही कोई SIFC या फौज नहीं लेके आ रही है, वो भी PMLN ही लेके आ रही है, क्योंकि वो PMLN की उनकी फैमिली टर्म्स है। और डार साहब के अगेंस्ट बहुत ज्यादा मीडिया और बहुत ज्यादा पॉलिटिशियन और आगे पीछे लोग थे, तो इस वजह से ये आ रहे हैं। ठीक है जी। अब बजट जो आगे देना है, अगेन वो बजट वो IMF वाला ही बजट देना है यार, आपने क्या करना है।
आपने या टैक्स एक्सपेंड करे, अच्छा आप कहते हैं जी हमने फला जगह से टैक्स ले लेंगे, और भैया आप पहले कलेक्ट करके दिखाएं, कोई सबूत दें तो आप करें, वरना नहीं है तो मुझे जो जहाँ से आपको मिल रहा है उसी पे टैक्स ज्यादा रहा है, तो आपको उन्हीं जगहों पे टैक्स ज्यादा करना पड़ेगा। बाकी एफपीआर के रिफॉर्म की बात हो रही है कि जी पहले एफपीआर रिस्ट्रक्चर करने की मैडम बात कर रही थी, अब मैडम चली गई हैं, तो ये कह रहे हैं जी हम फॉरेन कंसल्टेंट हायर करेंगे, वो करेंगे। खान साहब जब थे तो वो कहते थे हम एफपीआर को खत्म करके वो नई चीज निकाल लेंगे। सुनते आए हैं बात, ठीक है ना, जब होगी तो देखेंगे। फिलहाल एफबीआर ऐसे ही चलेगा, इसी एफबीआर से काम करना है, इसी तनख्वाह में ये काम करेंगे और इन्हीं लोगों से टैक्स लगाएंगे ज्यादा, तो बजट ऐसे ही चलेगा और क्या चलेगा। अली भाई आपने रिसेंटली आर्टिकल भी लिखा था टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पे, माशाल्लाह वो ईयर ओवर ईयर बढ़ रही हैं। इस तरह बाकी सेक्टर किस तरह नज़र आते हैं जो एक्सपोर्ट वाले हैं, स्पेशली टेक? अगर मैं मार्केट को देखूं तो टेक वहाँ पे तो कोई इतनी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आई जितनी अच्छी टेक्सटाइल में है। तो जो एक्सपोर्ट सेक्टर है आप इसको किस तरह देख रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको कोई अच्छी ब्राइट स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं एक्सपोर्ट्स में? अच्छा, टेक्सटाइल को आप देखें ना, टेक्सटाइल का कुछ बेनिफिट हुआ था आपका करेंसी डेप्रिसिएशन से, और जो है आपने टर्फ के अंदर कुछ एक्सपेंशन की थी, और फिर ये हुआ था कि बांग्लादेश के जो अपने हालात थे वहाँ से कुछ शिफ्ट हो रहा था काम, चाइना से शिफ्ट हो रहा था, तो वो आपके पास कुछ काम आ रहा था। बट प्रॉब्लम ये हुआ है कि आपकी एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। आपकी 9 सेंट की जो इन्होंने देनी थी, अब वो 9 सेंट तो बहुत दूर चला गया ना। अब आपको पहले तो ये है कि आप लोकल जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसको क्रॉस सब्सिडाइज भी कर रहे हैं, फिर आप इनएफिशिएंसीज भी ले रहे हैं, फिर लॉपसाइडेड कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किए हुए हैं उसका बर्डन भी ले रहे हैं। तो इंडस्ट्री के रेट्स गैस के, बिजली के बढ़ गए हैं और ये बढ़ते जाएंगे, और ये टेक्सटाइल के लिए मुश्किल होता रहेगा। हमारा टेक्सटाइल ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये जो मतलब वैल्यू एडेड काम है यार्न में, क्लॉथ में है, और जितना लो वैल्यू एडेड होगा यार्न और क्लॉथ, उतना ज्यादा जो है आपकी एनर्जी वो जो है ना उसका कंजप्शन ज्यादा बढ़ेगी। और हमारे यहाँ चूंकि सस्ती गैस मिलती रही है बैक इन डेज सारा कुछ, तो इन्होंने कोई एफिशिएंट प्लांट नहीं बनाए हुए इतने, उन्होंने वो कैप्टिव के ऊपर चलाते रहे ना, उन्होंने कोई अपनी ऑल्टरनेट की तरफ गए, कोई मतलब बायोफ्यूल की तरफ जाना होता है या और तरह पे जाना होता है, रिन्यूएबल पे जाना होता है, तो लोग कम गए हैं, तो अब जाना शुरू करेंगे। तो वो एक एक उसमें एक प्लेटू आ गया और उसमें एक चैलेंज आ गया है इसको फर्दर ग्रो करने का। और वैल्यू एडेड जो है वो जो 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 वर्टिकली इंटीग्रेटेड है वो तो ठीक चल रही है, बट नीचे के लेवल पे जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। और टेक में आपने कहा, टेक में देखिए, टेक में हमारे यहाँ स्टार्टअप टेक में बड़ा पैसा आया हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों में, और जब दुनिया में इंटरेस्ट रेट नीचे थे तो वो पैसा आता था, मैं लेके गया जी हजर साहब है, आप एक शार्क टैंक है या आप एक कोई आप फंडिंग करने आए हैं, मैं अपना एक प्रोजेक्ट ले गया, मैंने दिखाया, छोटा सा पायलट किया, जबरदस्त। आपने मुझे जी फंडिंग कर दी कि जी आप इसको एक्सपैंड करो, मैं थोड़ा एक्सपैंड किया, थोड़ा मैंने उसको चलाया, फिर मैं फंडिंग लेने गया, जबरदस्त बड़ा अच्छा चला रहा, आपको और फंडिंग मिल गई। अब वो फंडिंग जो मिल गई, अगली फंडिंग मिली कि जी आपकी उसमें वैल्यूएशन होगी $100 मिलियन की, $200 मिलियन। वो फंडिंग जो होगी वो होगा कि जी आपको हर महीने इतने इतने, हर क्वार्टर इतने इतने पैसे मिलते जाएंगे, आपने ये एक्सपेंशन करनी है, ये लोग रखने हैं, ये मार्केट को टेस्ट करना है, क्या करना है, तो आप उस तरफ चले गए। एकदम पैसे आना एकदम वहां पे ग्लोबल इंटरेस्ट रेट ऊपर गए, आपका पॉलिटिकल रिस्क बढ़ गया, जनरली पैसा पीछे से वाइप आउट हुआ और पाकिस्तान से बिल्कुल निकल गया, तो वो चीजें जो है ना वो तो प्रोग्राम ही बन गया, ठीक है ना। तो वो जो था वो अटैक के अंदर से पैसा आना शुरू हुआ, तो वो नीचे से चीजें निकलनी शुरू हो गई। अब वो जो अब निकली है तो उसका एक उस वो दैट इज वन इशू, ठीक है जी। तो उस वजह से टेक उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा, तो जब वो वहां पे इंटरेस्ट रेट थोड़े से बेहतर होंगे, ऐसा आएगा, बेहतर करेगा। बाकी आपकी टेक कंपनीज यहाँ पे जो कर रही हैं, अगेन आपकी सिस्टम लिमिटेड है, सब वन ऑफ द बेस्ट बिगर बिगर कंपनीज है, वो क्या कर रही है कि वो पाकिस्तान से बाहर कारोबार करती है, वहां पे काम करती है, तो वहां पे अपने दफ्तर दफ्तर भी खोल लेती है, और वहां पे ये रहता है कि यहाँ पे कोई छोटी कंपनी खरीद ली, उसको एक्सपैंड करना है, ये करना है, वो पैसा यहाँ से बाहर भेजना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पैसा ही बाहर शिफ्ट करती जा रही है और उन्हीं कंपनीज को करती जा रही है। तो ये एक इशू आ गया कि वो पाकिस्तान में पैसा कम आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर उस तरह एक्सपेंशन कम है, तो इस वजह से टेक उस तरह नहीं चले। और चूंकि टेक पहले भी चल चुके थे, जबकि ये फर्म जो है ये हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट की वजह से या अपनी और पाकिस्तान के दूसरे जो चैलेंजेस थे डिफॉल्ट के, उस पर नहीं चल सके, तो ये चल पड़े, कुछ ऐसी वजह है। अली भाई मेरा अगला क्वेश्चन लिल बिट इज़ ऑन अ लाइटर नोट, थोड़ा सा फन करना चाह रहा था मैं। एक टर्मिनोलॉजी चलती है, मूवी भी है, द गुड द बैड एंड द अगली। सो अगर हम 3 प्रीवियस गवर्नमेंट्स को देखें
तो उसमें आप अगर उसको 1-2 बुलेट पॉइंट्स में द गुड्स क्या थी उनकी, बैड और अगली क्या थी, बता पाएँ? अगर हम नून की पुरानी गवर्नमेंट से स्टार्ट करें, जहाँ पे अभी नून हमें चाहती है उस एज में लेके जाना 2017 से पहले। तो व्हाट वाज़ गुड अबाउट दैट गवर्नमेंट एंड व्हाट वाज़ बैड एंड अगली अबाउट दैट गवर्नमेंट? अच्छा जी, द गुड अबाउट दैट गवर्नमेंट ना, उस वक्त टाइम बड़े अच्छे थे। उस वक्त आपकी ग्लोबल इंटरेस्ट रेट लो थे, ऑयल प्राइसेस जो हैं उससे पहले $100 पे चली गई थी और 2015-16 में $40 पे आ गई थी। और पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्जा भी मिल गया था, जो आपके जियोपॉलिटिकल हालात भी बेहतर थे, आपको 18-20 वेवर में मिल गए थे। अच्छा, द गुड पार्ट उसमें ये चीजें गुड पार्ट थी। फिर उसमें ये गुड पार्ट ये था कि सागदार साहब जो थे बड़े स्ट्रॉन्ग मैनेजर थे। ही वॉज इन द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, तो वो जो करना चाहते थे वो एक प्लान था, उस पर एग्जीक्यूट कर रहे थे। अच्छा, तो बैड पार्ट ये था कि वो प्लान जो था वो सस्टेनेबल नहीं था। वो उस लो इंटरेस्ट रेट को लेके चलना चाहते थे। और वो करंट अकाउंट डेफिसिट 2016 नवंबर में जब हम आईएमएफ से गए थे, तो उसके बाद हर महीने तकरीबन आपका 1.5-2 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट बिलियन डॉलर का आने लगा, जो अब साल का इसमें हम कर रहे हैं। तो वो 24 अरब से हम जो है नीचे गिरना शुरू हुए। तो 22-24 अरब के स्टेट बैंक और उसके जो है कमर्शियल बैंक के रिजर्व मिला के स्टेट बैंक के रिजर्व 18 अरब पे चले गए थे। अभी हमने अब 4 से 8 के दरमियान गुजरे, तो 18 अरब पे गुजर चले गए थे। तो 18 अरब से अब जब गिरना शुरू हुए, तो फिर वो गिरते रहे। उन्होंने कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, उन्होंने कोई एक्सचेंज रेट को नहीं हिलने दिया। तो वो ये हुआ। और और वो चीजें जब अगली ये हो गई कि जब वो चीजें जब वो फटी तो ऐसी फटी कि आज तक हम सबकी मतलब हालात ऐसे ही हैं, ठीक है ना। तो वो चीज है। सो दैट इज एक। अगर हम पीटीआई की बात करें, एक नया वेव आया था, एक नया जज्बा आया था, एक नई हुकूमत आई थी, एक नया पाकिस्तान का नारा था। लोगों में बड़ा जज्बा था, जुनून था। तो वो शुरू में, और वो पैशनेट थे उसमें, पाकिस्तान पाकिस्तान के बाद, दैट वाज अ फील गुड फैक्टर। द बैड इज लाइक यार, आपने ये पंजाब में बुजदार को लगा दिया, वहां पे फेडरल गवर्नमेंट में भी ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर बदलते रहे। 9 महीने 10 महीने आप आईएमएफ पे जाता सोचते रहे, ये करते रहे वो करते रहे। और फिर आप आईएमएफ पे चले गए, तो बाद में जो हुआ अगली ये हुआ कि जब आप जाने लगे, तो आपने जो अच्छी चीजें की थी वो सब खराब कर दिया। और द गुड, उसमें कोविड की डीलिंग बहुत अच्छी थी, वो गुड थी। और जो पीडीएम है, ये तो अगली थी। अब देखते हैं क्या होता है। उसमें तो गुड बैड था ही कुछ नहीं था, अगली अगली था सारा। अली भाई, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। दीज आर बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टॉक मार्केट। तो अभी आपको आने वाले दिनों में कैसे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान इकॉनमी को फेस करने पड़ेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान इकोनॉमी के जो वर्स्ट पार्ट है ना, वो गुजर गया है। ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल जो आपका चल रहा था, और उसके अंदर जब पीडीएम की हुकूमत आई थी, तो उनसे गलत फैसले हो रहे थे। वीओएनसी के पहले और वीओएनसी के बाद कमोडिटी सुपर साइकिल का साथ करना, वो एक पूरे डिफॉल्ट की सूरत हाल करना। तो 2022 का कुछ हिस्सा और 2023 का हिस्सा जो था तकरीबन, वो बहुत खराब रहा है। तो अब वो चला गया। अब दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस रिसीड कर रही हैं। आगे जाके ग्लोबल इंटरेस्ट रेट भी नीचे आने हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इन्फ्लेशन का जोर टूटता जा रहा है, डिफॉल्ट का रिस्क कम होता जा रहा है। तो वो चीजें जो बेहतर होती जा रही हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, वो चीजें बेहतर हो रही हैं। तो वर्स्ट इज बिहाइंड अस। बट ये है कि अब इसी तनख्वाह पे गुजारा करना है। जो आपकी चीजें स्क्वीज हो गई हैं, जो आपका लाइफस्टाइल एडजस्ट हो गया है, जो आपकी परचेजिंग पावर एरोड हो गई है, वो अगले 2-3 साल ऐसी रहेगी। और इसे में गुजारा करना है। इंटरेस्ट रेट इतनी स्पीड से नीचे नहीं आएंगे जिस स्पीड से मार्केट में कुछ लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। मार्केट 65,000 के करीब में ख्याल है इस वक्त कहीं आगे पीछे घूम रही है। और मार्केट के अंदर वो जो तेजी 1 लाख पॉइंट वाली है, वो अभी शायद इतनी जल्दी नहीं आएगी। थोड़ी बहुत मार्केट अच्छी ही रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। कुछ ट्रिगर्स आते रहेंगे, कुछ चीजें बेहतर होती रहेंगी। बट ओवरऑल जब आपके इंटरेस्ट रेट ज्यादा नीचे आएंगे, जो 2025-26 से पहले मुझे नहीं नजर आ रहे, 26 उस वक्त जाके आते हैं, कुछ पॉलिटिकल आपकी सिचुएशन बेहतर होती है, कुछ आपके यहाँ कुछ अगर वाकई रिफॉर्म्स होना शुरू हो जाते हैं, कुछ एनर्जी का मसा जो है उसको अगर हम हल कर पाते हैं, कुछ उसमें प्राइवेटाइजेशन हो जाती है, कुछ ट्रांसमिशन लॉसेस कम कर लेते हैं, कहीं पे हम या डेट को रिस्ट्रक्चर नहीं करते, तो वो मतलब वो डेट इन्फ्लेट होकर खुद ही कम हो जाता है। तो वो रिस्ट्रक्चरिंग की उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। पब्लिक डेट की भी बात है कि वो डेट इन्फ्लेट होके कम हो जाएगा। तो फिर जाके चीजें कुछ बेहतर आएगी, और वो फिर कोई मार्केट के अंदर बूम आएगा तो बहुत बूम है यार। मार्केट के वैल्यूएशन जो है इस वक्त तो डर चीप है। लेकिन लेकिन बात यही है कि उसकी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आने की बात है।
वो अभी फ़िलहाल अगले 1 आध साल मुझे आती नज़र नहीं है। अली भाई लास्ट क्वेश्चन, अभी आप क्या मशवरा देंगे ऑफ डिस्क्लेमर के साथ मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी भी, ओवरसीज़ के लिए भी डायलेमा होता है। एक तो डर होता है कि डेप्रिसिएशन मज़ीद ना हो जाए, फिर अभी बहुत सारे लोग हैं वो वैसे नहीं पैसे भेजना चाहते कि गवर्नमेंट इलीगल लगती है उनको। तो अभी आपका क्या मशवरा होगा जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, लोकल और फॉरेनर? क्योंकि अगर देखें पीछे कुछ देर पहले जो मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी, तो उसमें फॉरेन बाइंग काफ़ी ज़्यादा थी। सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर इन्वेस्टर्स? अच्छा, फॉरेन बाइंग ज्यादा थी, वो एक हमारे वो पुराने स्टॉक मार्केट के अंदर एक साहब होते थे, वो मेरे ख्याल है उनकी डेथ हो गई है। वो ये कहा करते थे कि वो फेयर एंड लवली गोरा होता है। तो वो फेयर एंड लवली जो होता था ना, वो गोरा वो शायद अभी ज्यादा आ रहा है कि जो यहाँ का गोरा होता है ना, जो पाकिस्तानी जो पैसा बाहर होता है वही आ रहा होता है। तो यार बात यह है कि मतलब स्टॉक मार्केट जो है थोड़ी सी कि लेट्स सी पुट इट दिस वे कि जी मार्केट जो है आपकी तकरीबन 48,000 से 65,000 तक चलेगी। इट हैज गिवन यू अ वेरी डिसेंट रिटर्न ऑलरेडी दिस ईयर। अब इसके ऊपर और पोटेंशियल इस वक्त कितना है, दैट इज अ वन क्वेश्चन। आप आज भी अगर आप टी बिल में इन्वेस्ट करते हैं तो 20-21% मिल जाते हैं। आप अगर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 20-21% मिल जाते हैं। अगर आपको सूद से मसला है तो इस्लामिक फंड और इस्लामिक बैंक से अंदर भी 16-15-18% मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में दीज आर वेरी गुड रिटर्न्स एट दिस टाइम। तो आपको अपने आप को जरा कुछ मतलब जो है ना, आपके रिस्क में आपको लो रिस्क वेन्यूज के अंदर अभी भी पैसा रखना पड़ेगा। टी बिल हो गए, आपकी फंड्स हो गए, इनके अंदर फिक्स्ड इनकम के अंदर आप ले आए, वो बेहतर है। अगर आप करेंसी डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो अगर आज आप 280 पे बैठे हैं तो 20% डेप्रिसिएशन होती है, तो आपका तकरीबन 20% कितना हो गया, 56 हो गया। 56 को आप डालें ना 280 के अंदर, 336 हो गया। 330 रुपए जो है, 25-30 रुपए के ऊपर आप अगर के अंदर अंदर करेंसी रहती है, 310-12 तक भी आती है, तो ये बेटर ऑफ इन इन्वेस्टिंग इन पीकेआर, इन फिक्स इनकम। और स्टॉक मार्केट भी अगर 65,000 पे अगर आप बैठे हैं तो 20% और रिटर्न देती है। तो इसका मतलब है कि ये कोई 13,000 हो जाती है ना, 88,000 पे पहुंच जाती है। अगर 70,000 75,000 तक भी मार्केट करती है तो ये बेटर ऑफ इन इन्वेस्टिंग इन दिस फिक्स इनकम। तो मेरा ख्याल है फिक्स इनकम में रखें। और बाकी जाहिर है अगर आप रिस्क एपेटाइट है तो आप जो सिलेक्टिव आपको सेक्टर्स लगते हैं जहाँ पे आपको कुछ गेन नजर आता है, वहां पे आप उसमें इन्वेस्ट करें, उसको केयरफुली देख के फंडामेंटल्स करें। बट आई थिंक अभी भी पाकिस्तान के फिक्स इनकम में अगले 6 महीने साल जान है। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और डिटेल से समझाया। दिस वाज काइंड ऑफ इकोनॉमी 101 सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।